हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। लेखक का नाम क्या है? रघुवीर साहे है। इसमें टोटल हम 2 कविता को स्टडी करेंगे, जिसमें पहला वसंत आया और दूसरा है तोड़ो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को वसंत आया समझाऊंगी बिल्कुल बिगनिंग से। सबसे पहले लेखक का परिचय से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वाइवा, जो आपसे एग्जामिनर वाइवा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी डिस्कस करूंगी। तो आप बहुत ध्यान से सुने। जीवन परिचय से शुरू करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, जन्म को पूछा जाता है कि उनका जन्म स्थान क्या है रघुवीर का। तो आप बताएंगे इनका जन्म 9 दिसंबर 1924 उत्तर प्रदेश में हुआ। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश से हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा आपसे पूछी जाती है, तो आप शिक्षा में बताएंगे कि इन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में क्या करा है स्टूडेंट्स? एमए किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, अंग्रेजी साहित्य में क्या किया है स्टूडेंट्स? एमए किया है। आगे पढ़ते हैं। संपादन कार्य पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रतीक पत्रिका, आपको पत्रिका का नाम ध्यान रखना है। क्या है? पत्रिका का नाम है प्रतीक। उसके अंदर इन्होंने संपादन यानी एडिटिंग का काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे संपादन कार्य 1 से 4 तक कितने भी आपसे पूछ सकता है, आपको चारों की चारों पता होने कंपलसरी हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी के समाचार विभाग, आप याद रखेंगे समाचार विभाग का नाम क्या है? आकाशवाणी है, उस पर भी ये कार्यरत यानी इन्होंने काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप 2 बातें याद रखेंगे। जो भी हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं, पत्रिका का नाम प्रतीक, दूसरा समाचार विभाग का नाम आकाशवाणी। आगे बढ़ते हैं। पत्रिका का संपादन यानी इस पत्रिका का नाम क्या है? कल्पना है, जिसके अंदर इन्होंने एडिटिंग का काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। एंड देन लास्ट, पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है, उस पत्रिका का नाम क्या है? दिनमान है, इसका संपादन भी इन्होंने किया है, एडिटिंग वर्क इन्होंने किया है। आगे आती है रचनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही करेंगे। एग्जामिनर आपसे इनकी रचनाएं पूछता है और आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले काव्य संग्रह के नाम आपको बिना देखे याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? पहला सीढ़ियों पर धूप में, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। दूसरा क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध, याद रखेंगे। तीसरा क्या है? हंसो हंसो जल्दी हंसो। और एंड देन लास्ट वाला क्या है? लोग भूल गए हैं। और आपको याद रखना है कि इनके काव्य संग्रह पर, जिसमें लोग भूल गए हैं, इनको पुरस्कार मिला है। इस काव्य संग्रह पर आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपको बताना होगा कि कौन से कवि को 1984 में पुरस्कार मिला था और उस काव्य संग्रह का क्या नाम था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे टाइम पर मेरे से क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया था, इसलिए ये मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग आंसर देंगे। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रघुवीर साहे को। कौन से काव्य संग्रह में मिला था? लोग भूल गए हैं रचना पर मिला था। 2 इन्फॉर्मेशन में से कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ लेता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। साहित्यिक विशेषताएं शुरू होती हैं। आपको याद रखना है कि रघुवीर साहे जो है वो नई कविता के समर्थन कवि है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये कवि कैसे हैं? नई कविता के कवि हैं। आगे पढ़ते हैं। और इनकी कविता में क्या होता है? जनजीवन के अनुभवों की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति को यहाँ पे दिखाया गया होता है, पीड़ा को, संघर्ष को, अकेलेपन को। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अकेलेपन, असुरक्षा, फालतूपन, परायापन आदि का चित्रण कविता में होता है। तो आप याद रखेंगे, ये इनकी साहित्य विशेषताएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं स्टूडेंट। अनुभव आप बताएंगे कि भयंकरात अनुभव आवेगरहित अभिव्यक्ति होती है। आप याद रखेंगे कि भयंकरात अनुभव इनकी कविता में होता है। भाषा शैली में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं कि भाषा सहज है, सरल है, विषय अनुकूल है। जैसे यहाँ लिखा गया है, आप इन्हीं वर्ड्स को कॉमन रखेंगे आई कैचिंग बनाने के लिए आंसर को, कि काव्य भाषा सटीक है, 2 टूक है और विवरण प्रधान है, यानी भाषा बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सिंपल है।
और अनावश्यक शब्दों के पर्याप्त से बचाव हुआ है, जिसे आपने और भी कविता में देखा होगा कि काफ़ी सारे टफ वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड दे रखे होते हैं, बट इनकी कविता में क्या होता है कि ये अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचाव होता है। तद्भव यानी देशज शब्दों और क्रियाओं का प्रयोग होता है। अलग अलग शब्द का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। देशज शब्द यानी जो अलग अलग देश के शब्द होते हैं, उन शब्दों का इनकी कविता में हमें वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं। बिंब और प्रतीकों को यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया होता है। आप याद रखेंगे, प्रतीकों का सुंदर प्रयोग होता है। ये मुक्त छंद है, यानी इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, सिंपल है, सहज है, सरल है और विषयानुकूल है। इसलिए आप इसे बोलेंगे कि ये छंदबद्ध कविता है। आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यात्मक भाषा है। भाषा कैसी है कि हर चीज़ में, हर भाषा में, हर शब्द में व्यंग छुपा हुआ है। कथा या वृत्तांत का प्रयोग इसमें किया गया, यानी किसी बात पर बीती घटना का। तो आप याद रखेंगे, कथा या वृत्तांत का प्रयोग कि किसी बीती बात पर घटना। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके साथ खड़ी बोली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मृत्यु आप याद रखेंगे 1990 में हुई है। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को जीवन परिचय लेखक का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस वाइवा क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे कि किस टाइप से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग वसंत आया की समरी को स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के, यानी आज के मानव की, आपको याद रखना है, आज के मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो है कविता में क्या हुआ है कि कवि ने आज के लोगों पर, कि आज के जो लोग हैं उनका प्रकृति से, नेचर से जो है वो संबंध टूट गया है, इस बात पर प्रकाश डाला है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की अपेक्षा, यानी क्या होता है कि जब वसंत ऋतु आती है तो उसको फील करने की बजाय क्या होता है, जो लोग हैं वो कैलेंडर और दफ्तर में छुट्टी के होने से जानते हैं, ना कि इस बात से कि उन्हें फील हो, कुछ महसूस हो। नो, इस बात से नहीं। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो उसे कैलेंडर से और छुट्टी की वजह से जानते हैं। और कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली को व्यंग्य का निशाना बनाया है। तो आप याद रखेंगे, आज के मानव की जीवन शैली के बारे में उन्होंने व्यंग्य उठाया है, उसके बारे में बताया है कि जो लोग हैं वो वसंत ऋतु के आने का पता कैलेंडर को देख करके पता लगाते हैं, उसका प्रकृति से संबंध नहीं रह पाया है। ये उसके जीवन की क्या है, विडंबना को बताया गया है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो कविता की थीम है वो क्या है कि कवि ने आज के मानव पर आधुनिक जीवन शैली को व्यंग्य का निशाना बनाया है कि जो लोग हैं वो वसंत ऋतु का पता कैलेंडर से जानते हैं, दफ्तरों की छुट्टी से जानते हैं, ना कि इस बात से कि वो उसे महसूस कर सके या फील कर सके। इसलिए आज उनका जो प्रकृति से रिश्ता है वो टूट चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब एग्ज़ाम के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से, जो आपसे पूछे ही जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में प्रसंग सहित व्याख्या आपको दी गई होती है, जैसे यहाँ दिए गए हैं। आपको कविता में से वर्ड दिए जाते हैं। कविता पढ़ते डैश की वसंत आया, कविता पढ़ते डैश की वसंत आया। तो सबसे पहले आप कवि का नाम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर वसंत की बात की जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि रघुवीर साय हैं इसके कौन कवि, और कविता कौन सी, वसंत आया है, क्योंकि वसंत की बात हो रही है। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं, किसमें, प्रसंग सहित व्याख्या, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा। इसके बाद आप लोग संदर्भ लिखेंगे, जिसके माध्यम से आप बताएंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि कवि को वसंत का आना कैलेंडर से ज्ञात होता है। यस ऑब्वियसली, जो भी हमने स्टोरी में पर रीड करा है कि प्रकृति का सौंदर्य उसे आकर्षित नहीं करता, यानी मनुष्य पर एक गहरा व्यंग्य किया गया है कि वसंत का पता उसे कैलेंडर से पता चलता है और उसका जो प्रकृति से जो एक संबंध है वो टूट गया है, यानी वो प्रकृति की तरफ आकर्षित मनुष्य नहीं है। प्रकृति की उपेक्षा पर कवि व्यंग्य करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो स्टडी करते हैं, जिससे आप लोग व्याख्या मार करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स को आपके कवर अप करती है व्याख्या।
आप इसे बहुत ध्यान से सुनें और इसे सुनने के बाद, समझने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जिसे आप लोग ना कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। वसंत के आने का पता उसे कैलेंडर से चल गया है। आप ध्यान रखेंगे कि से मनुष्य को कविता पढ़ते रहने से उसे ये तो पता था कि वसंत ऋतु के आने पर, तो बोला गया है कि उसको ये तो पता था कि कविता पढ़ते रहने पर, क्योंकि वो कविता पढ़ा करता है, कि वसंत के आने पर क्या होता है, वनों में पलाश के जो वृक्ष होते हैं, आपको याद रखना है, पलाश के पेड़ होते हैं जिन पर क्या होता है, लाल लाल फूलों से ये लदे हुए होते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उसको इतनी बात तो पता है क्योंकि वो कविता पढ़ता है, इसलिए उसे ये बात पता है कि जब वसंत आता है तो क्या होता है, जो पलाश के जो पेड़ होते हैं उन पे लाल लाल जो फूल होते हैं वो लदे हुए होते हैं। तो इतनी सूचना तो उसे क्या है, उसे पता है। तो ये पलाश वृक्ष लाल फूलों से लदे ऐसे लगते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मानो वन धक धक कर लपेट के साथ जल रही हो। तो बोला गया है कि ये जो लाल लाल फूल है इन्हें देख के हमें ऐसा लगता है कि जो जंगल है वो क्या कर रहे हों, धक धक लपेट के साथ जैसे वो जल रहे हों। अब वसंत के आम के वृक्ष, यानी जो वसंत में जो आम के पेड़ होते हैं और जो बोर के भार से लदक कर झुकने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो बोर का जो पेड़ पर भार हो जाता है तो उससे क्या होता है, पेड़ झुकने लगता है। वसंत के आने पर केवल पृथ्वी के ही सभी उद्यानों में नहीं, यानी बोला गया है कि वसंत के आने पर क्या बोला गया है, केवल हमारी पृथ्वी के सभी उद्यानों में नहीं, बल्कि क्या होता है, इंद्र के नंदन वन में, यानी जो इंद्र का नंदन जंगल है उसमें भी विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल जो है वो खिल उठते हैं। बेसिकली नया नयापन महसूस होने लगता है, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, नए नए सुगंधित फूल खिल जाते हैं। याद रखना है कहाँ पे, नंदन वन में, नंदन जंगल में। फूलों का रस पीकर जो भंवरे हैं वह क्या है, कोयल है, वो मस्त होकर अपने अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं जब वो रस पीते हैं। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कवि क्या कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी दिन आएगा जब वसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर व कार्यालय में छुट्टी होने से लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी आपको कविता के थीम को याद रखना है कि कवि कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि वसंत आने का पता लोग जो है वो कैलेंडर से देख करके या ऑफिस की छुट्टी से पता लगाएंगे। विशेष में आप लिखेंगे, ये कविता आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य, यानी आज के मानव पर ये गहरी छाप छोड़ता है, उस पर व्यंग्य किया गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद काव्य सौंदर्य शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि क्या क्या वर्णन किया गया है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है। छंद लिखेंगे। वसंत ऋतु के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। तो आप याद रखेंगे कि जब वसंत ऋतु के समय की बात की गई है तो उसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में आप लिखेंगे दहर दहर, रंग रस और अपना अपना, यानी जिनके बीच में ऐसे करके डैश डला हुआ होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अनुप्रास अलंकार स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ कि हम कैसे पहचानते हैं। दहर दहर देखेंगे अपना अपना। अब देखिए यहाँ पर दहर दहर में दा दा है, देखेंगे में भी क्या है, दा है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे शब्द जो है, जो वर्ड है वो सेम है। द दहर में द है, दहर में फिर दा है, देखेंगे में भी दा है, अपना अपना, यानी छोटा आ है और यहाँ भी क्या है, छोटा आ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा रघुपति राघव राजा राम, इन सब में क्या है कि रा शब्द की आवृत्ति हमें बार बार देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बिंब और प्रतीकों का इसमें सुंदर उपयोग किया गया है। आप याद रखेंगे ये नई कविता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये कविता
इस कविता के कवि के बारे में, तो आप बताएंगे कि ये नई कविता के कवि हैं और ये नई कविता है। छंद मुक्त रचना है, यानी इसमें ज़्यादा टफ वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खड़ी बोली है, देश शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्रियाओं का, यानी अलग अलग देश के शब्दों का भी इसके अंदर उपयोग किया गया है। अब स्टूडेंट्स, काव्य सौंदर्य वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद रखेंगे। जैसे दे रखा है, ऊंचे तरुवर से गिरे डैश, फिर की सियाई चली गई। तो एग्ज़ाम में भी आपको अब इसकी कविता की लाइन दे रखी होगी, जैसे यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले आप भाव सौंदर्य लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2 से 3 मार्क्स कवर अप करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे। कवि कहता है कि वसंत के आने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, सड़कों पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों से बड़े बड़े पीले पत्ते गिरे हुए हैं। जिसे आपने देखा भी होगा, आप कभी सड़क पर चल रहे होते हैं तो काफ़ी ऊंची ऊंचिया साइडों में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनमें से पत्ते जो है वो नीचे ज़मीन पे आकर सड़क पर आकर गिर रहे होते हैं। तो इन सूखे पत्तों पर जब पाँव पड़ता है तो चरमराने की आवाज़ आती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप पत्तों पर आप चढ़ जाते हैं, आपका उस पर पाँव पड़ जाता है तो चरमराने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कवि क्या कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे की हवा में क्या है, काफ़ी फ्रेशनेस है, बहुत ताजगी है, जैसे वे अभी अभी गरम गरम पानी से स्नान करके आई हो। उसे इतना फ्रेश बताया गया है कि जैसे हवा जो है वो अभी अभी गर्म पानी से नहा कर आई हो और खुशी से खिल उठी हो। प्रसन्नता मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, खुशी होती है, आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बोला गया है कि ऐसी ताजगी भरी हवा फिर किसी तरह गोल गोल घूमती हुई आई और चली गई। जैसे ऐसा लगा कि ये गोल गोल घूमती आई और फिर आकर के ये चली गई। आई होप स्टूडेंट्स भाव सौंदर्य बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं शिल्प सौंदर्य, जिसमें आप लोग क्या लिखते हैं, कवि, कविता, भाषा, शैली और छंद को लिखते हैं, जो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ। कवि कौन है, इसके रघुवीर शाही है। कविता का नाम क्या है, वसंत आया है। भाषा कैसी है स्टूडेंट्स, खड़ी बोली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। शैलियाँ बताएंगे भावात्मक एक इमोशंस जुड़े हुए हैं। छंद कैसा है, मुक्त छंद, यानी इसके अंदर आपको कोई भी टफ वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। शब्दवालियाँ बताएंगे तद्भव, देशज, यानी अलग अलग शब्दों का उपयोग यहाँ पर हुआ है। देशज यानी अलग अलग देश से लिए गए शब्दों का उपयोग। अलंकार, अलंकार बताए गए हैं स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने आपको समझाए थे। पुनरुक्ति अलंकार, जिनके बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसके बीच में ऐसे करके डैश डला हुआ होगा, जैसे बड़े बड़े हो गए। उपमा में क्या होगा, फिर की सी, यानी जिसके एंड में क्या आता है स्टूडेंट, सा से सी आता है या कंपेयर किया जाता है, तो आप याद रखेंगे वहाँ उपमा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पर और भी अलंकार दे रखे हैं स्टूडेंट, जैसे अनुप्रास अलंकार, जो अभी मैंने आपको समझाया था। पियर आए पत्ते हुई हवा, पियर आए में क्या है, पा है, पत्ते में क्या है, फिर पा है, हुई में हा है, हवा में भी क्या है, हा है। तो ऐसे शब्दों की बार बार आवर्ती हो रही है, यानी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं बिंब योजना। आप बताएंगे कि सफल बिंब योजना का यहाँ पर उपयोग किया गया है। छंद कविता की यहाँ पे कोई टफ वर्ड नहीं है। आतुकांते, भाषा बिल्कुल सहज और सरल है। विशेषणों का सटीक उपयोग किया गया है यहाँ पर, यानी खासियत भी बताई गई है। जैसे पत्ते हैं तो पत्ते भी उसमें बताए गए थे कि वो लाल हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सार, आप याद रखेंगे कि ये नई कविता है, तो नई कविता का ये प्रभाव है। स्टूडेंट्स, ये कविता होती है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी समरी प्लस वाइवा क्वेश्चन और एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसे पढ़ना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से डैश और आम और आव और आगे आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ व्यंग्य को स्पष्ट करना है और आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा गया है कि कवि व्यंग्य करता है कि जो आज के लोगों की जो जीवन शैली है वो ऐसी हो गई है कि जो मनुष्य का
प्रकृति से संबंध है वो टूट गया है, जो भी मैंने आप लोगों को ऊपर समरी में समझाया है। और ऋतु के बदलने पर क्या होता है कि प्रकृति में परिवर्तन से पता ही नहीं चलता है कि जो लोग हैं वो वसंत के आने का पता कैलेंडर से पता लगाते हैं या छुट्टी वाले दिन को देख करके पता लगाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है अब वसंत ऋतु का ज्ञान जो है कैलेंडर या छुट्टी के होने पर हुआ है। पुस्तकीय ज्ञान से उसे वसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में पता चला। क्योंकि वो कविता पढ़ता है इसलिए उसको ये बात पता चली कि वसंत ऋतु के सौंदर्य के बारे में उसे पता चला है कि पलाश के जो वृक्ष होते हैं उनमें से लाल लाल पत्ते गिरते हैं। उसने कभी पलाश के फूलों का सौंदर्य नहीं देखा और ना ही आम के पेड़ों पर आते बोर को देखा है। ऐसा उसे इसलिए ज्ञात है क्योंकि वो पुस्तकों को पढ़ा करता है। सेकंड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट टिक करेंगे। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। बेसिकली जो भी हमने पढ़ा कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है उसका प्रतिपाद्य लिखिए। बेसिकली आप लोगों को शॉर्ट में थीम लिखनी है इस कविता की। तो आप यहाँ लिखेंगे कि कवि की चिंता ये है स्टूडेंट्स कि जो आज का मनुष्य है उसका प्रकृति से जो नाता है वो टूट गया है। अब ऋतुओं को आने का जो अनुभव है वो लोगों को कैलेंडर से पता चलता है, ना कि वो उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। कवि को वसंत ऋतु का आना भी कैलेंडर से पता चलता है। यहाँ तक कि जो कवि हैं उनको वसंत ऋतु का आने का अनुभव किससे होता है, उनको इस बात का पता कैलेंडर से चलता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली में यानी जो आज की जीवन शैली है ने प्रकृति से प्राप्त होने वाले आनंद से हमें दूर कर दिया है। यानी अब हम फील नहीं करते हैं। व्यस्तता यानी बिजी होने के कारण मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन पता नहीं चलते कि उसके आसपास पर्यावरण में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसे इस बात का पता नहीं चलता है। वृक्ष से गिरते पत्ते, कूकती कोयल, फूलों के खिलने, शीतल वायु के बहने व पलाश के जंगलों से मानव का कोई भी मतलब आज नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो होते हैं कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, प्लस लेखक का परिचय और जो हम लोगों ने पेपर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को प्लस वाइवा क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।